तो इनका एवरेज कैसे निकलेगा? 1 + 3 + 5 + 7 डिवाइड बाय 4, इधर आ जाएगा 16/4, 16 डिवाइड बाय 4। हाँ जी बेटे, आपको बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है ना यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ? यस सर। तो बेटे 16/4 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने निकालनी है डेविएशन। आप बोलेंगे सर डेविएशन क्या होती है? बेटे इस 4 जो एवरेज वैल्यू है 1 से कितना दूर है? 3। 4 - 1 3। ये जो एवरेज वैल्यू है ये इस 3 से कितना दूर है? 4 - 3 = 1। ये 4 5 से कितना दूर है? 5 - 4 = 1। ये 4 7 से कितना दूर है? 3। 7 - 4 = 3। पहले आपने इन सब की एवरेज निकाली और फिर आपने एवरेज का डेविएशन देखा कि वो वैल्यू से कितनी कितनी दूर है। इसके बाद आपने फाइंड किया मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होता है? मीन डेविएशन, ये जो आपने डेविएशन निकाला है इन चारों को ऐड कर दें और इनको डिवाइड कर दें, इनको डिवाइड कर दें 4 पे, और इनको डिवाइड कर दें 4 पे। तो बेटे जब आप इनको 4 पे डिवाइड करेंगे ना तो आपका आंसर आएगा 8/4, 8/4 = 2। तो आपकी मीन डेविएशन आ जाएगी 2। अब इसका सवाल पता कैसे आएगा? इसका सवाल आएगा, आपको 4 वैल्यू दी होंगी और आपसे कहा जाएगा व्हाट इज द मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन आप कैसे फाइंड करेंगे? तरीका आपके सामने है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये हमसे पूछा कैसे जाएगा? दूसरी बात ये रिपीट कर दें मीन बेटे, डेविएशन। देखें मीन डेविएशन जो आपने डेविएशंस निकाली है ना, इनका भी मीन ले लें। 3 + 1 + 1 + 3 डिवाइड बाय 4, तो आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है। अब इसका अनसर्टेनिटी में क्या काम है? आप तो बोलेंगे सर ये मैथमेटिकल एक रूल है, इसको अनसर्टेनिटी में कैसे लिखेंगे? तो बेटे एवरेज वैल्यू क्या थी? 4, और मीन डेविएशन क्या है? 2। इसको लिखेंगे यूं, क्योंकि फिजिक्स में मीन डेविएशन का वही मतलब होता है जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का सर ये होता है। साइड से ना तो लाइट अगर आ आप रही है देखें बोर्ड की तरफ। साइड पे लाइट आ रही, चले मैं अब नेक्स्ट उधर लिख लेता हूं, ये जरा मैनेज कर लें। यहां पर है 4 ± -2। 4 एवरेज वैल्यू थी और 2 क्या है? मीन डेविएशन। तो अगर आप देखें तो मैंने मीन डेविएशन को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की जगह पर लिखा है। तो आपसे क्वेश्चन ये दिया जाएगा, आपको 4 वैल्यूज दे के कहा जाएगा कि इन वैल्यूज में अनसर्टेनिटी लिखें। तो इन वैल्यूज में आप अनसर्टेनिटी बताएंगे, तो अनसर्टेनिटी मीन डेविएशन जो है ना वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। तो 4 एवरेज वैल्यू है और ये जो 2 आपने निकाला ये मीन डेविएशन है। इस मीन डेविएशन को आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं। ठीक है। और बेटे इसका लास्ट टूल है, मैं आगे जाऊं इससे पहले मैं व्हाइट बोर्ड को जल्दी से रेस करने लगा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बस 5-10 मिनट और पढ़ेंगे। हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटे। अच्छा स्टूडेंट, लास्ट रूल है असेसमेंट का जिसका नाम है रूल नंबर 5, अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स। टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स में अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं? अनसर्टेनिटी इन टाइम, अगर आपने टाइम में अनसर्टेनिटी बतानी है तो उसका फॉर्मूला हमारी बुक ने लिखा है टोटल टाइम ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्लस माइनस लीस्ट काउंट ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशन। अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड, टोटल टाइम ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशन, लीस्ट काउंट ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशन। जिस तरह मैं आपसे कहता हूं कि मैंने एक स्टॉप वॉच से टाइम मेजर किया, टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन। स्टॉप वॉच से जब मैंने 20 वाइब्रेशंस का टाइम नोट किया तो वो आया 40.2 सेकेंड। जिस स्टॉप वॉच से मैंने ये काम किया उसका लीस्ट काउंट था 0.1 सेकेंड। तो अब जरा वैल्यूज पुट करें। अनसर्टेनिटी इन टाइम किस तरह आएगी? अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम, टोटल टाइम किसके इक्वल है? 40.2
और नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी है 20 प्लस माइनस लीस्ट काउंट कितना है स्टॉप वॉच का 0.1 ओवर क्या आ जाएगा 20। तो यहां से बेटे आपके पास आंसर आएगा अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू 40.2 ओवर 20 का आंसर 2.01 आएगा और इसका आंसर आ जाएगा 0.005। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, हाउ यू कैन फाइंड द अनसर्टेनिटी इन द टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स। और अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, लीस्ट काउंट क्या है 0.005 डिवाइड बाय लीस्ट काउंट ओवर मेजरमेंट क्या है 2.01 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अंडरस्टैंड? सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, हाउ कैन यू फाइंड अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड। मैं आपसे एक सवाल करने वाला हूं, इफ वन ऑफ यू वांट टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बढ़ाना पड़ेंगी, ये इनवर्स में आ रहे हैं। इफ यू वांट टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटी इन टाइम यू हैव टू इंक्रीज नंबर ऑफ वाइब्रेशन, स्टेप नंबर 1। नंबर 2, आपने अक्सर पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो आप जितनी ज्यादा वाइब्रेशंस लेंगे उतना कम अनसर्टेनिटी होगी टाइम पीरियड में। तीसरा काम, अगर आपने टाइम में अनसर्टेनिटी कम करनी है तो आपको लीस्ट काउंट कम करना पड़ेगा, और लीस्ट काउंट कम किसका होगा बताएं, जिसका अ मेजरमेंट इज मोर प्रिसाइज इफ इट हैज लेस लीस्ट काउंट। तो आपको मोर प्रिसाइज स्टॉप वॉच यूज करनी पड़ेगी, मोर प्रिसाइज स्टॉप वॉच। तो ये सवाल अक्सर आता है कि हाउ यू कैन रिड्यूस द अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड बाय इंक्रीज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन एंड बाय यूजिंग मोर प्रिसाइज स्टॉप वॉच जिसका लीस्ट काउंट छोटा होगा। ठीक है बेटे, अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपको ना यूनिट्स के साथ ही डायमेंशंस करा दी थी। डायमेंशन में सिर्फ 1-2 पॉइंट रहते हैं, उनको करके चैप्टर 1 एंड करेंगे, कल से चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। बेटे डायमेंशन में ना एक हम लोगों ने टर्म हमारी रहती थी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या बताती है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें यह बताती है कि इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन अगर इक्वल है तो वो फिजिक्स में राइट इक्वेशन है। जिस तरह v इज इक्वल टू एफ लैम्डा इज द राइट इक्वेशन, बट f इज इक्वल टू v लैम्डा इज नॉट राइट इक्वेशन। आपको कैसे पता लगेगा, आप v की डायमेंशन पुट करें, f लैम्डा की डायमेंशन पुट करें। v की डायमेंशन क्या है मीटर पर सेकंड और डायमेंशन क्या है LT-1। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट पर सेकंड और डायमेंशन T-1, और लैम्डा वेवलेंथ है, यूनिट मीटर और डायमेंशन L होगी। तो आप देख रहे हैं ये भी LT-1, ये भी LT-1, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। बट f इज इक्वल टू v लैम्डा को चेक कर लें, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन एक नहीं आएंगी। यहां से सवाल किस तरह आता है, मैं आपसे पूछता हूं, बताएं जी, आपके पास क्वेश्चन है f क्रॉस l ओवर m, हमारी बुक में प्रूव है, इज इक्वल टू v। या आपने प्रैक्टिस के लिए करना है। अगर मैं आपसे पूछूं f क्रॉस l ओवर m की डायमेंशन क्या है, तो आपको ये बात पता है कि f क्रॉस l ओवर m किसके इक्वल है, v के इक्वल है, या आपकी बुक में प्रूव हुआ है। तो आप बजाय f क्रॉस l ओवर m पूरी की निकालें, आप ये कहेंगे कि अगर सर आपने इसकी डायमेंशन पूछी है तो इसकी वही डायमेंशन होगी जो v की होगी, और v की डायमेंशन क्या है LT-1। तो ये एक शॉर्टकट तरीका जो मैंने कल भी आपको बताया था। अब यहां पर एक और सवाल ये आता है, ये देखें, मैं आपसे एक MCQ पूछता हूं, बताएं जी, आपके पास एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू AT प्लस BT क्यूब, बताएं a और b की वैल्यू क्या होंगी, बताएं a और b की वैल्यू क्या होंगी। बेटे अगर तो ये इक्वेशन होमोजीनियस है तो जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड की है ना, वही डायमेंशन राइट हैंड साइड पे जितनी भी चीजें ऐड हो रही हैं उनकी होगी। जिस तरह ये देखें, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, VF की डायमेंशन क्या है LT-1, VI की डायमेंशन क्या है LT-1। एक्सेलरेशन और टाइम को मल्टीप्लाई करें, ये भी स्पीड बनेगा, इसकी डायमेंशन भी क्या है LT-1। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज है और राइट हैंड साइड पे जितनी भी ऐड हो रही है उनकी डायमेंशन सेम है। तो अगर x इज इक्वल टू AT प्लस BT क्यूब एक अननोन इक्वेशन है लेकिन है होमोजीनियस, तो मैं x को AT के बराबर भी लिख सकता हूं और x को मैं BT क्यूब के बराबर भी लिख सकता हूं। आप बोलेंगे सर वो कैसे,
क्योंकि अगर ये होमोजीनियस है तो जो डायमेंशन वीएफ की है वही वीआई की है, जो वीएफ की है वही एटी की है। ठीक है, तो मैंने x को एटी के बराबर भी लिख लिया और x को बीटी क्यूब के बराबर लिख दिया। यहां से जब मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो a क्या आएगा, x ओवर टी, और x हमारे पास अगर है मीटर में, अगर x डिस्टेंस है और वो मीटर में है तो टाइम सेकंड में, तो यहां पे क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो जो a कोई भी अननोन क्वांटिटी है उसका यूनिट आपने बना लिया मीटर पर सेकंड। यहां पर ये a एक्सेलरेशन नहीं है, यहां पर a कोई भी अननोन क्वांटिटी है। ठीक है, इसी तरह यहां पर b की जब आप यूनिट बताएंगे या डायमेंशन बताएंगे तो ये मीटर पर सेकंड को आप कन्वर्ट कर लें, LT माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, यहां से b किसके इक्वल होगा, x ओवर टी क्यूब, x ओवर टी क्यूब। x का यूनिट अगर मीटर है तो टाइम का यूनिट सेकंड क्यूब आ जाएगा, और इसकी डायमेंशन क्या बनेगी, मीटर की जगह l और सेकंड क्यूब ऊपर जाके t-3 हो जाएगा। तो ये आपने b की डायमेंशन बना ली। तो ये एक तरीका है, एक रूल आपको बताया है, आपको जितनी मर्जी बड़ी इक्वेशन दे, जिस तरह अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों बताएं कि ये इक्वेशन हमारे पास y इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यूब, आप a का यूनिट बताएं, b का यूनिट बताएं और c का यूनिट बताएं, अगर y जो है वो इसका यूनिट मीटर में हो, मीटर, या आप खुद कर लें। ठीक है, और आज के लेक्चर की आखिरी बात, उसके बाद लेक्चर एंड करते हैं, बाकी बातें कल करेंगे। अक्सर बच्चों ने जुम्मा पढ़ना होगा। तो बेटे ये एक और एमसीक्यू है, अगर मैं आपसे ये पूछूं, बताएं स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e पावर a डेंसिटी पावर b, देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a एंड b? सर ये प्लीज माइक ऑप्शन अल्फा, बेटे जिसका माइक ऑन है काइंडली अपना माइक ऑफ कर दे प्लीज। एक मिनट बेटे, मैं खुद ही कर देता हूं। हाँ जी, तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले में मैंने आपसे पूछा क्या है, इसमें ये v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, e इलास्टिक मॉडुलस है, ये रो डेंसिटी, और ये पावर में a और b है। मैंने आपसे पावर्स की वैल्यू पूछी है। ऑप्शन है आपके पास 1/2 और -1/2, बीटा ऑप्शन है -1/2 और 1/2। बेटे इसके लिए ना हमारी बुक में एक लंबा तरीका है जो आपने एफएससी में न्यूमेरिकल्स करते वक्त किया होगा, लेकिन यहां पर आपने उसे लंबे तरीके से नहीं करना। यहां पर आपने क्या करना है, आप जरा मुझे बताएं स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या है। आप बोलेंगे सर स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला चैप्टर 8 में लिखा है √E ओवर रो, √E ओवर रो। अब आप मुझे बताएं इसमें E अगर मैं इनकी ये √ खत्म कर दूं तो क्या आ जाएगा, 1/2। तो E की पावर 1/2 और डेंसिटी की पावर क्या है, डेंसिटी जब ऊपर आएगी तो 1/2 ऊपर आके -1/2 हो जाएगा, क्योंकि जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो यहां पे आएगा v इज इक्वल टू E 1/2 एंड डेंसिटी -1/2। तो A की जगह 1/2 आ रहा है और B की जगह -1/2 आ रहा है, तो राइट ऑप्शन फिर अल्फा हुई। तो आपने फॉर्मूले को जज करके ये बता सकते हैं कि E की पावर क्या है और B की पावर क्या है। जिस तरह जरा मेरी बात सुनिएगा, ये देखें, मैं आपसे कहता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MA VB RC। बताएं A की वैल्यू क्या होगी, B की वैल्यू क्या होगी, C की वैल्यू क्या होगी। अब आप सबको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv²/r, बेटे पता है ना आपको, सबको पता है FC इज इक्वल टू mv²/r। अब आप अगर इस R को ऊपर ले जाएं तो क्या होगा बताएं, mv²r -1। तो m की पावर क्या आई, 1, m की पावर मतलब a की जगह 1 आ जाएगा, v की जगह स्केयर है तो b की जगह क्या आ जाएगा 2, r की पावर -1 तो यहां पे c है, यहां पर क्या आ जाएगा -1। ओके, तो ये एक टेक्निक है जिसके जरिए आप पावर्स में भी जा सकते हैं। ये डायमेंशन के अंदर आता है, डायमेंशन के यूज में आता है, डिराइविंग द पॉसिबल फॉर्मूला एंड नंबर 2 होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। तो मैंने ड्राइविंग द पॉसिबल फॉर्मूला अगर आप बुक में देखें तो बुक ने उसको किया हुआ है पावर कंपैरिजन मेथड से। ये आपने तब करना है बेटे जब आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन आए। यहां पर आपसे कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, वो यहां पर आपने क्वेश्चन का आंसर करना है। जिस तरह मैं आपसे कहता हूं, ये देखें, बताएं जरा, हमारी बुक में लिखा हुआ है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v पावर m r पावर n। बताएं m की वैल्यू क्या है और n की वैल्यू क्या है। अब जुम्मे का हो गया है। हाँ जी, हाँ जी बेटे, बस आखिरी बात करके एंड कर रहा हूं। तो बेटे आपको पता है एक्सेलरेशन v² बाय r है, v² बाय r
इसको आप यूं भी लिख सकते हैं v स्केयर r माइनस 1। तो जहां पर m आता है वहां पर स्केयर आ रहा है, जहां पर n आता है वहां पर -1 आ रहा है। तो m की वैल्यू क्या है 2 और n की वैल्यू क्या है -1। सर ये ए क्या है यहाँ पे? बेटे ये a यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, वो आपको बताएगा। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v स्केयर बाय r। ये v वेलोसिटी और r रेडियस है। ये आपकी बुक का न्यूमेरिकल है 1.10 ये वाला, ठीक है। सर इन्हें कहें कि वीडियो अपलोड कर दें। बेटे मैं ना ये मैंने LMS पे ना रिकॉर्डेड वीडियोस अगर आपको मिल जाए ना तो ये बड़ा अच्छा है, उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो अभी खैर आप यही पॉइंट्स याद रखें, जो कोई पॉइंट है वो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं। ओके सर उन्हें कह तो देना। हाँ जी बेटे मैं करता हूँ बात। सर रिकॉर्ड हो रही होती है लेकिन सर LMS पे दोबारा नहीं होती। अगला लेक्चर कब स्टार्ट होगा? आधे घंटे के थोड़ा बाद सा होएगा, स्क्रीनशॉट लेना है।